से बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहा है तो मानसिक रूप से उसके ऊपर प्रभाव भी आ रहा है। अब ऐसे में आप बच्चों के अंदर आज की डेट में किस तरह के चेंजेस देख रही हैं? क्या वो पॉजिटिव हैं या फिर वो नेगेटिव जा रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें, इस सिक्के के भी दो ही पहलू हैं। मैं बिल्कुल सिरे से इस चीज को नकारूंगी नहीं, लेकिन एक बच्चे की मानसिकता को समझने के लिए किस तरह का व्यवहार एक माता पिता को उसके साथ रखना चाहिए? क्या बच्चों के संग बच्चे ही बन जाएं? ये बहुत अच्छा पूछा आपने कि क्या हमें उनके साथ फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। तो एक चीज में आप अंतर समझिए कि आपका बिहेवियर बच्चे के साथ आज के समय में फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन आपको उसका दोस्त नहीं बनना है। अच्छा, टीचर की कितनी भूमिका रहती है और ये हम कैसे चूज करें कि बच्चे की स्टार्टिंग, कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ज्यादा अच्छी बनती है। तो कहाँ से शुरुआत, किस स्कूल को चूज करें पेरेंट्स? मैंने ये देखा है कि आप जिस तरह से आप किस बेसिस पे स्कूल को तय कर रहे हैं, और अगर स्कूल को तय करने का बेसिस उसकी बिल्डिंग का या इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा होना है तो वो आपके बच्चे की जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। घर में ही तुलना करना या घर के बाहर के दूसरे बच्चों से तुलना करना कितना लाभकारी है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुलना से लाभ कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा तो डांटना या थोड़ा तो पीटना बनता है, मतलब अगर जरूरत पड़े बच्चे को सही दिशा दिखाने के लिए। देखिए, डराना तो मुझे लगता है, डर एक ऐसी चीज है जो मेरा हमेशा से मानना है कि ये नेचुरल फीलिंग नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ने आपको देकर नहीं भेजी है। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूँ आपके साथ श्रेया। आज के इस पॉडकास्ट में मैं सच कहूँ बहुत ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने मुझे भी हिला दिया और मुझे ये एहसास कराया कि वाकई मैं भी गलतियां कर रही हूँ। और बिलीव मी, आप जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे ना, अगर आप पेरेंट हैं तो खास तौर से ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर नहीं है तब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ये नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। आपके बच्चे यानी कि फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर आपका हो या इंडिया का हो, आपके बच्चे हैं और उनको कैसे बनाना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, आपकी पेरेंटिंग होनी कैसी चाहिए, ये सब कुछ आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये पॉडकास्ट है, तो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हमारे साथ पिछले 24 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही बहुत ही जानी मानी पेरेंटिंग कोच दीपा श्रीवास्तव आहूजा जी हैं। उनके साथ जो बातें हुई हैं ना, आपके अंदर इतनी सारी चेंजेस लेकर आएंगी कि आप भी बिलीव नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि वाकई हम तो बहुत कुछ गलत कर रहे थे और अब हमें ऐसा करना है। जानना चाहते हैं वो सारी बातें क्या हैं? तो देखिए, समझिए और सीखिए आज का ये पॉडकास्ट आखिर तक। देर नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम इन STS मैम। फाइनली आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और जब बच्चा साथ में होता है और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो कई सारे सवाल मन में होते हैं। ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो ये जानना चाहेंगे कि आखिर पेरेंटिंग की कैसे जाए जो अच्छी हो। हालांकि पहले के वक्त में 4-4, 5-5 बच्चे भी होते थे और पल जाते थे और काफ़ी नाम भी करते थे, क्योंकि हमने देखा है। लेकिन आज की डेट में 1 या 2 बच्चों को पालना भी एक बहुत बड़ा टास्क सा हो गया है। क्या करें, क्यों और कैसे? सबसे पहले तो श्रेया जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इस विषय के बारे में सोचा, क्योंकि ये आज की बहुत बड़ी एक ज़रूरत बन चुकी है। जो इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के बारे में हम सभी परेशान तो हैं, लेकिन हम सोल्यूशन या तो ढूंढते नहीं या जानते नहीं। तो ऐसे माहौल में जब आपने इस टॉपिक को चुना तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बारे में एक नया एक फोरम लेके आए जहाँ पर आप इस बारे में बात करें। अगर आपका सवाल जो है कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले के आपके सवाल में ही इसका जवाब है, और मैं ज़्यादातर जो एग्जांपल्स दूंगी वो आपकी रियल लाइफ कनेक्ट से ही दूंगी, जिससे कि आप और आपके जो दर्शक हैं इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर सकें। तो ये बात सच है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो पिछली पीढ़ी है, जैसे हमारे चाचा हैं, मामा हैं, बुआ हैं, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 4 चाचा हैं, 2 बुआ हैं, 10 मामा हैं। ऐसा भी है परिवारों में कि बड़े परिवार थे, और क्योंकि बड़े परिवार थे तो आगे से उनके बच्चे काफी सारे होते थे। तो बच्चों के अंदर पीयर लर्निंग
सोशल इमोशनल लर्निंग, शेयरिंग, केयरिंग, फाइटिंग एंड सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनको एजुकेशन सिस्टम से भी जोड़ रहे हैं, ये सब नेचुरली होती थी बड़े परिवारों में, क्योंकि वहाँ जो पेरेंट का फोकस है वो सिर्फ एक बच्चे पे सेंट्रलाइज्ड नहीं होता था, बच्चा लोकस नहीं होता था। आज की फैमिली जो न्यूक्लियर है, जब वहाँ पे 3 या 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा हैं और 1 या 2 बच्चा है, तो मम्मी पापा का जो पूरा फोकस है उस 1 या 2 बच्चे पे है। अब कोई पूछेगा कि ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या खराबी है? अगर फोकस है किसी चीज पे तो वो चीज तो अच्छी होनी चाहिए ना, उस पर हम ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब इसी से मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ कि जब आप स्टूडेंट थे, जब आप छोटे बच्चे थे, आपके पेरेंट्स का फोकस डिवाइडेड था, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स थे जो आपके ऊपर आते थे, वो डिवाइड होके 3 या 4 या 5 बच्चों पे आते थे। लेकिन तब क्या वो प्रेशर हमें अच्छे लगते थे? आंसर इज नो। हमें तब भी वो प्रेशर अच्छे नहीं लगते थे। आज वो प्रेशर जो 4 बच्चों में डिवाइड होना चाहिए था, वो पेरेंट्स की तरफ से उस एक बच्चे के ऊपर है। तो आप मानिए कि क्या वो प्रेशर उस बच्चे को अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली। और हमारे जो पेरेंटिंग के तरीके हैं, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ वक्त के साथ इनको बदलने की, रिफाइन करने की, रीथिंक और रीफ्रेम करने की जरूरत आ गई है। क्योंकि जो ये जनरेशन है जिसको जेन जी के नाम से भी जाना जाता है, जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन है, उसको अगर हम दादी नानी के नुस्खों से ट्रीट करेंगे तो शायद वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होगी। तो जैसे वक्त बदला, दौर बदला, चीज़ें बदली, उसी तरह से बदलाव हमें अपने व्यवहार, सोचने समझने और अपनी चीज़ों के एप्लीकेशन के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो हमेशा ये देखा गया है, मैंने अपने करियर में, क्योंकि हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं, अनगिनत इंस्टीट्यूशंस में काम करा है और हर एज लेवल के बच्चे के साथ काम किया है, मतलब कॉलेज लेवल से लेकर स्कूल एजुकेशन और किंडरगार्टन स्पेस में छोटे बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे को एक तरीका बदलने की जरूरत है। जहां एक बड़ी चीज मैं कह रही हूँ, जिससे हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स इससे अलाइन हो और कुछ की थॉट इससे अलाइन नहीं हो, लेकिन आपको सिर्फ सोचना है इस बारे में कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि गलती बच्चे में है और बच्चे को बदलने की जरूरत है। पेरेंट्स अपनी गलती तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो चीज तुम मांग रहे हो वो हम तुम्हें दे रहे हैं, जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है हम तो वही कर रहे हैं, तो तुम्हें तो माननी चाहिए हमारी बात। हमारे पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते थे कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब हम बच्चे थे तब हमें बहुत बार उनकी चीजें सही नहीं लगती थी। हम में से शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो बोले कि मेरी 30 साल की परवरिश में मेरे पेरेंट्स से कोई गलती नहीं हुई या सारी गलती मेरी थी। जब हम बच्चे थे तो हम भी उसी तरह से सोचते थे, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स गलत लगते थे। आज जब हम पेरेंट्स बने हैं तो हमें बच्चे गलत लगते हैं। तो हम अपनी गलती ना तो तब मानते थे ना आज मानते हैं, और इसमें गलती कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान की और बदलाव की कमी है। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम बदलाव सामने वाले में देखना चाहते हैं, खुद में करना नहीं चाहते। अब चूंकि आपने टेक्नोलॉजी की भी बात की, तो टेक्नोलॉजी बड़ी है, बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग बहुत मिल रहा है, तो अब ऐसे में बच्चे के दिमाग को कैसे कंट्रोल में किया जाए? क्योंकि आप मना भी नहीं कर सकते, आप खुद मोबाइल चला रहे हैं, खुद लैपटॉप चला रहे हैं, बच्चा वही देख रहा है, वही कहते हैं बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो ऐसे में हमें अपनी सोशल लाइफ, हमें अपनी लाइफ, मतलब माता पिता को पूरी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी फिर तो। यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ। इसके जवाब से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं देख रही हूँ हर फोरम पे, प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन हो या ग्रुप डिस्कशंस हो, मैं जहाँ भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ वहाँ पे मैं एक ही चीज़ सुन रही हूँ कि टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरा सवाल उन सभी लोगों से है कि क्या टेक्नोलॉजी आपको एक प्रॉब्लम लगता है? क्या आप मानते हैं टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनका जवाब इसके लिए हाँ है, उनके लिए मेरा एक और सवाल है कि क्या हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने, जो पेरेंट्स की जनरेशन है, उसने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया? 90s में जब गूगल आया, इंटरनेट आया, या आपके पास सुविधाएं आई,
आज अगर थोड़ा सा मीडिया में चले जाएं तो आज एक मूवी के बारे में सब लोग बार बार बात कर रहे हैं कि हम सिलबट्टे पे चटनी नहीं पीसना चाहते, हम मिक्सर ग्राइंडर यूज करना चाहते हैं, राइट? बिकॉज हम प्रोग्रेसिव हैं, हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। अगर हम पहले कपड़े हाथ से धोते थे तो आज हम वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं, राइट? एंड विच इज करेक्ट कि हम चीजों को एम्ब्रेस कर रहे हैं। हम टेलीविजन को एम्ब्रेस किया, हमने इंटरनेट को एम्ब्रेस किया, पहले डॉट फोन्स होते थे, आज मोबाइल फोन्स को एम्ब्रेस किया। तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बाकी चीजों के यूसेज को हमने सीखा है। हमें पहले दिन तो मिक्सर ग्राइंडर चलाना भी नहीं आता था, वॉशिंग मशीन भी ऑपरेट करनी नहीं आती थी, पहले कूलर में बैठते थे, आज एयर कंडीशनड आ गए हैं, हमें उसे भी ऑपरेट करना बेसिकली आता है। हमें ऑपरेट करना तो मोबाइल फोन भी आता है, लेकिन बाकी चीजों में जो कट ऑफ करना हमें आता है वो कट ऑफ हम सिर्फ इस दुनिया से नहीं कर पा रहे। ये सोचने की जरूरत है कि मोबाइल की दुनिया से बच्चे और पेरेंट्स कट ऑफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो सिर्फ बच्चों के लिए एक ही मीडियम है जो नॉन इंस्ट्रक्शनल है। चाहे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े लोग हैं, घर में आसपास जितना भी सोशल एटमॉस्फेयर है, वो बच्चों को या तो इंस्ट्रक्ट करता है। मैं इंस्ट्रक्ट बोल रही हूँ, इसीलिए मैं गाइड नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। और मोबाइल फोन एक ऐसा दोस्त है, सच्चा मित्र है, जो कुछ कहता नहीं है। वो क्या करता है, वो उनके इशारों पर नाचता है, वो उनकी उंगलियों से चलता है, और वो उनको नहीं बताता कि तुम गलत हो, वो उनको अपनाता है। और वो अपने जैसे हजारों और लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देख रहे होते हैं। जहां मीम्स की बात करें या सोशल मीडिया रील्स की बात करें, तो वहां बच्चे रील्स बनाकर ये बता रहे हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स से परेशान हैं या हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बच्चे उसको रिलेट करके एक दूसरे से पीयर ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। आजकल यही खेल रह गया है। लेकिन अगर जैसे बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहा है तो मानसिक रूप से उसके ऊपर प्रभाव भी आ रहा है। अब ऐसे में आप बच्चों के अंदर आज की डेट में किस तरह के चेंजेस देख रही हैं? क्या वो पॉजिटिव हैं या फिर वो नेगेटिव जा रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें, इस सिक्के के भी दो ही पहलू हैं। मैं बिल्कुल सिरे से इस चीज को नकारूंगी नहीं। टेक्नोलॉजी जिन बच्चों ने या युवाओं ने अच्छी तरह से सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एम्ब्रेस किया है, तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अच्छे रूप भी हैं, अच्छे फैक्टर्स भी हैं जहां लोग ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसको हजारों लाखों लोग सुनकर इससे कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया है। पहले मीडिया सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए था, आज हर घर में एक सेलिब्रिटी है। जहां तक सीखने की बात है तो बच्चे बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास वो दिशा निर्देश है या जो अपनी सही दिशा को पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। जहां रही प्रॉब्लम्स की बात, तो हाँ, जहां बहुत यंग एज से, छोटी एज से बच्चे इस उलझन में पड़ गए हैं कि स्क्रीन टाइम एडिक्टिव लेवल तक चला गया है, तो वहां पे प्रॉब्लम, जैसे अभी रिसर्चेस बता रही हैं कि बच्चों में मायोपिया की प्रॉब्लम आ रही है, ADHD की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, बच्चों का सोशल सर्कल बहुत कम हो गया है, वो अपने रूम्स में कन्फाइंड हैं, वो बाहर निकलकर मैदान में खेलना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं बच्चे बाहर। बच्चे गलियों में खेल नहीं रहे हैं, पीयर ग्रुप नहीं है, और बच्चे सोशल इंटरेक्शन भी कहाँ कर रहे हैं। आजकल तो हैप्पी बर्थडेज भी एक दूसरे को विश करना होता है तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। पहले हम एक दूसरे को गले मिलके हाथ मिला के करते थे, आज सब कुछ वहीं पे हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने जो टूल एक बच्चे को दिया, ये मान लीजिए टॉय समझ के दिया था या एक एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट समझ के दिया था, उस दुनिया में बच्चा कहीं ना कहीं वो डिजिटल अरेस्ट जैसी सिचुएशन में है कि वो उसमें चला तो गया है, अब ना पेरेंट्स को पता है कि इससे बाहर कैसे आना है, और बच्चा खुद तो जानता ही नहीं है। इट इज अ मेज जो उसको बहुत आनंद दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो उससे कट ऑफ करके उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो हमें ना तो ये कहना है कि टेक्नोलॉजी बैड है, ना हम अगर कितना भी इस पर डिस्कशन करें, सोचें कि हम इसको इरेडिकेट कर देंगे, तो ये चीजें अब हमारे सिस्टम या लाइफ से इरेडिकेट नहीं हो सकती हैं। सिर्फ हमें इसका एक तरीका ऐसा खोजना है, हर घर में, हर माता पिता को, हर भाई बहन को, हर दादा दादी को, नाना नानी को तरीका ऐसा ढूंढना है कि जैसे ही आप बच्चे को प्लान बी देंगे, जैसे इस एंगेजमेंट से निकाल कर उसको कोई प्लान बी आप दूसरा अच्छा देंगे और एक कट ऑफ डेडलाइन बनाएंगे, तो वो चीजें आपके लिए धीरे 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 समाधान का काम करेंगी। बट ये एक स्लो प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन अवश्य होगा। ये चीज़ मैंने भी महसूस की है कि जैसे जो मेरा बेटा है, अगर वो स्क्रीन टाइम पर रहता है और हम उसे दूसरा ऑप्शन देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि चलो खेलते हैं,
क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पहले के बहुत सारे बच्चे होते थे, आपस में ही खेल लेते थे, लेकिन अब जब बच्चा और है ही नहीं घर में, तो पेरेंट्स को अपना टाइम उसमें देना पड़ेगा। जबकि मुझे याद है हमारा जब वक्त था, हम गलियों में यूं ही खेलते रहते थे, और बहुत सारे मतलब अगर घर में भी नहीं है भाई बहन, तो बाहर के अड़ोस के पड़ोस के सारे लोग मिलकर इतना खेलते थे अपनी गली मोहल्लों में। लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल ये परंपरा ही शायद खत्म हो गई है। अब बाहर ही नहीं भेजना चाहते हैं बच्चों को। हाँ, कुछ सोसाइटीज में मुझे लगता है कि हाँ, ये कल्चर अभी भी बाकी होगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बी ऑप्शन जब देते हैं, तो मेरा बेटा भी तुरंत आता है और कि हाँ चलो खेलते हैं। लेकिन एक बच्चे की मानसिकता को समझने के लिए किस तरह का व्यवहार एक माता पिता को उसके साथ रखना चाहिए? क्या बच्चों के संग बच्चे ही बन जाएं? हाँ, या फिर थोड़ा सा होना चाहिए आपको? बहुत अच्छा प्रश्न है और नीड ऑफ द आवर है। ये बहुत अच्छा पूछा आपने कि क्या हमें उनके साथ फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। तो एक चीज में आप अंतर समझिए कि आपका बिहेवियर बच्चे के साथ आज के समय में फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन आपको उसका दोस्त नहीं बनना है। आपको दोस्ताना व्यवहार करना है। फ्रेंडली होना चाहिए लेकिन दोस्त नहीं बनना। हाँ, क्योंकि आप उसके माता पिता हैं, आप उसके दोस्त नहीं हो सकते। आप उससे दोस्ताना व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त उसको ज्यादातर जो दोस्त होते हैं बच्चों के, वो क्या करते हैं, वो रोकते टोकते कमियां नहीं निकालते हैं, वो कमियां और सिखाते हैं। कैसे? जो पीयर ग्रुप है, मान लीजिए कि जो युवा बच्चे हैं, बॉयज हैं, तो उनमें आजकल स्कूल में एक कल्चर है कि अगर कोई उनकी बात नहीं मान रहा या ग्रुप जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो पीयर प्रेशर में उनको मम्माज बॉय का नाम दिया जाता है। हाँ, राइट। और ये मम्माज बॉय सदियों से चला रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी मम्माज बॉय होते थे और डैडाज गर्ल होती थी, तो वो आज भी चल रहा है प्रचलन में। बच्चे सीमाएं तोड़ने को बड़प्पन मानते हैं। अब आप देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट है, हमने उसको नाम दिया है कि ये अडल्ट कंटेंट है, तो क्या हम ये मान चुके हैं कि अगर कोई गलत चीज है तो वो अडल्ट्स के लिए सही है, इसीलिए उसे अडल्ट कंटेंट कहा जाता है? उस कैटेगरी में मतलब अडल्ट्स के लिए कुछ भी गलत देखना, सुनना, करना, बोलना जायज है। हम बच्चों को कहते हैं अब्यूसिव वर्ड्स नहीं यूज कीजिए, बैड वर्ड्स नहीं यूज कीजिए, पर क्या पारिवारिक परिवेश में वो अपने घर में बड़े लोगों को अब्यूसिव वर्ड्स बोलते हुए सुनते नहीं, देखते नहीं? तो इसका मतलब वो सिर्फ बच्चे के लिए गलत है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर माता पिता जो करते हैं वो सब कुछ सही होता है, तो वही चीज जब मैंने रिपीट करी तो वो गलत कैसे हो गई? तो आप दोस्ताना जब व्यवहार करेंगे लेकिन रहेंगे माता पिता, तो आप अपनी सीमाएं बना कर रखेंगे। बच्चे को भी ये पता होगा कि पापा मेरे कंधे पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन अभी मेरा वक्त पापा के कंधे तक पहुंचने का आया है, कंधे पे हाथ रखने का नहीं। जहां लोग ये सीमाएं खत्म कर रहे हैं, जब जरूरत से ज्यादा सुविधाएं, टॉयज, सामान, चीजें, मटीरियलिस्टिक व्यवहार हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे जता भी रहे हैं, हम तुम्हें ये दिला रहे हैं। बच्चा कह रहा है मुझे जरूरत ही नहीं थी। आप बच्चे से पूछिए कि आपको 10 टॉयज चाहिए या आपको मम्मी पापा के साथ आउटिंग का 1 घंटा चाहिए। 99% केसेस में आप देखेंगे श्रेया जी, बच्चा बोलेगा मुझे मम्मी पापा के साथ पिकनिक जाना है, घूमने जाना है। वो नहीं बोलेगा कि मुझे आप कमरा भर के टॉयज दे दीजिए। और ये आप देखिए बचपन से लेकर जो युवा हैं 20, 25, 30 साल, 50 साल के भी जो बच्चे हैं, वो यही कहेंगे कि काश जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है वो भी मानेंगे कि हम जिंदगी में सिर्फ एक दिन उनके साथ वापस चाहते हैं। हमें कितना कुछ मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? काश मम्मी पापा के साथ एक दिन और बिताया होता। तो यही फीलिंग हमें समझनी है। दोस्ताना व्यवहार में बच्चे के साथ बैठें, बात करें, नॉन इंस्ट्रक्शनल मोड पे करें और उसकी कमियां ना निकालें। तुम तो सारा दिन मोबाइल देखते रहते हो, तुम ऐसा करते हो, ये तो उसे भी पता है। ओके। लेकिन जैसे कि आजकल के बच्चों को देखो तो गुस्सैल बहुत हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो अब उसके पीछे का कारण, जैसे कि आपने कहा कि अगर उसे टॉयज मत दिलाओ ज़्यादा बच्चे के लिए, तो जैसे अगर हम उसे मना करें तो बच्चा इतना ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, ऑन द स्पॉट है। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे सब देख रहे हैं, सब क्या कहेंगे, इसको चुप कराने के लिए चलो एक टॉय ही तो मांग रहा है, टॉय एक दिलवा देते हैं। तो उसके चिड़चिड़ेपन को दूर करना क्या तरीका हो सकता है पेरेंट्स के लिए? देखिए, टॉयज की आदत जो है
वो आप समझते हैं, जैसे छोटा बच्चा, अगर हम 3 से 5 साल के बच्चे की बात करें, 0 to 2 इयर्स में पहले हम उसको बाजार ले जाते हैं और अपनी खुशी के लिए उसको अलग अलग चीज़ों से एक्सपोजर देते हैं, दिलवाते हैं, क्योंकि उस समय में बच्चा आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता, उसको समझ भी नहीं आ रही होती, हम दिलवाते हैं उनको वो चीज़ें, और धीरे धीरे उनको ये आदत बन जाती है कि बाहर बाजार जाने का मतलब है कि जो मैं मांगूंगा, या तो आप 3 से 5 में आकर उसको डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं। राइट, द क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस कि आप डिसिप्लिन कब से फॉलो, भाई डिसिप्लिन जब तक आप बच्चे को नहीं सिखाओगे तब तक तो वो सही दिशा पकड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा ही डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में अगर लाने की कोशिश करो बच्चे को, तो ये लगता है कि यार हमें भी तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, फिर बच्चा सिर्फ कैसे करे, अकेले कैसे करे? डिसिप्लिन एक ऐसा टर्म है जिसको इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। डिसिप्लिन एक बिहेवियर है। डिसिप्लिन, एक दिन माँ को गुस्सा आता है, वो सोचती है आज बस मैं सब सही कर दूंगी, आज ऐसा होना चाहिए कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, आज ऐसा होगा, आज तो तुम टीवी नहीं देखोगे। पर क्या मम्मी 24 घंटे अपनी बात पर टिकेंगी? इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो खुद अपनी बात पर 24 घंटे नहीं टिकेंगी, वहीं डिसिप्लिन खराब हो गया। देखिए स्कूल्स में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बचपन से डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को, लाइन में खड़े होना है, असेंबली में जाना है, रिक्वेस्ट करके परमिशन से क्लास में आना है। ऑल ट्रांजिशंस ऑफ स्कूल आर विद डिसिप्लिन, और वही बच्चे जो घर पे एक एक हैं वो डिसिप्लिन में नहीं है। आप देखिए जब वो 100 की तादाद में स्कूल में है तो वो डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ऐसा कैसे होता है? स्कूल में तो बच्चा सब कुछ करता है और बिल्कुल जैसा बताओ, जैसे मैम कहेंगी वैसे करना है, और घर पे वही चीज नहीं कर रहा है वो। देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक तो है रूटीन एंड आदत। डिसिप्लिन रूटीन से आता है। आज मैंने ना बोला, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आज तुम ऐसा नहीं करोगे, आज तुम मोबाइल नहीं देखोगे। बच्चे ने थोड़ी देर पटाया, बच्चे बहुत पॉलिटिकल भी हैं, वो पटा भी लेंगे, वो सॉरी बोलेंगे, और बच्चे बहुत जल्दी फॉरगिव करेंगे, फॉरगेट करेंगे। ये बच्चों का बाल सुलभ नेचर है। तो आपका मन पिघल जाएगा, थोड़ी देर बाद आप अपनी कही बात को ममता आवेश में आकर अपनी बात को बदल देंगी, और बच्चा ये सीख लेगा कि अच्छा इनकी लिमिट ये है, 1 घंटा नाराज रहेंगी, 2 घंटा रहेंगी, उसके बाद में ये मेरी बात मान जाएंगी। तो वो अगली बार 1 घंटे के बजाय 2 घंटा आपको परस्यू करेगा, और फिर आपको मानना पड़ेगा। लेकिन स्कूल में जैसे ही बच्चा एंटर होता है, एडमिशन से लेकर उसके पास आउट होने तक एक रूटीन है जिसमें बच्चा पहले दिन से आता है और फिर धीरे धीरे उस रूटीन में ढलता है, और वो रूटीन जो है रोज बदलता नहीं है। स्कूल का डिसिप्लिन रोज चेंज नहीं होता, स्कूल के नॉर्म्स रोज बदलते नहीं हैं। तो अगर आपको ना कहना है किसी चीज के लिए, तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर मैं ना कह रही हूं तो इस ना पर मैं टिकूंगी। अगर मुझे ही 2 घंटे बाद बदलना है तो ऐसा ना आप ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, टीचर की कितनी भूमिका रहती है, और ये हम कैसे चूज करें कि बच्चे की स्टार्टिंग, कहते हैं ना नींव जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ज्यादा अच्छी बनती है। तो कहाँ से शुरुआत, किस स्कूल को चूज करें पेरेंट्स? बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए लोग हाई फाई स्कूल में जाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में तो इनफैक्ट ये कंडीशन है कि मारा मारी है बच्चों के एडमिशन के लिए, इतने कर रहे एग्ज़ाम्स वहाँ छोटे छोटे बच्चों को देने पड़ते हैं। मैंने ही अपनी फैमिली में देखा है, मेरे एक बच्चे ने दिया था। तो इतना तगड़ा कंपटीशन, इतनी सी उम्र में इतना प्रेशर एक छोटे से बच्चे के ऊपर। कारण ये भी मान लीजिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत अच्छे बड़े स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, या उसका फ्यूचर बहुत अच्छा सिक्योर। तो क्या उसका फ्यूचर एक बड़े स्कूल में पढ़कर ही सिक्योर होगा? देखिए मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैंने एजुकेशन स्पेस में ऑलमोस्ट 24 साल तक मेरा काम करा है, और वेरियस लेवल्स पे मैंने काम करा, और मैंने ये देखा है कि आप जिस तरह से आप किस बेसिस पे स्कूल को तय कर रहे हैं, और अगर स्कूल को तय करने का बेसिस उसकी बिल्डिंग का या इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा होना है, तो वो आपके बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, राइट। वो देखने में अच्छा लग सकता है, कंफर्टेबल स्पेस हो सकती है, उसमें फैसिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं, बट क्या वो फैसिलिटीज़ डेली ट्रांजैक्शन में आपके बच्चे के टीचिंग लर्निंग में डायरेक्ट इंटरफेरेंस में अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस में नहीं है, क्योंकि देखिए स्कूल से सचिन तेंदुलकर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स है या एकेडमिक्स है, इन सबका जो है एक ओवरव्यू बच्चे को दिया जाता है। एकेडमिक्स के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है, स्पोर्ट्स में बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है, उसके इंटरेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं, राइट। और बच्चे को एक्सपोजर, वेरियस काइंड ऑफ एक्सपोजर दिए जाते हैं। उसके बाद जब एक्सपोजर
एक्सपोजर आइडेंटिफाई हो जाए तो बच्चे को आगे लेके जाना चाहिए। जब भी कोई माता पिता स्कूल का चुनाव करें तो ये देखें कि बच्चे का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो कितना लग रहा है। अगर बच्चा 2 घंटा सिर्फ ट्रांसपोर्ट में है, 1 घंटा जा रहा है, 1 घंटा आ रहा है, तो दिन में मतलब आपने उसकी एक्टिविटी का या प्ले का जो टाइम है, जो उसके रेस्ट का टाइम है, या उसके जो ब्रेन को एक ब्रेक देने का टाइम है, वो आपने खत्म कर दिया है। आप देखिए फिनलैंड और जापान के स्कूल्स में बच्चों को स्कूल के अंदर नैप टाइम्स दिए जा रहे हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन को ब्रेक चाहिए। अगर वो टीचिंग लर्निंग में चाहते हैं कि बेटरमेंट आए, बच्चों इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाए, लर्निंग बाय एक्सप्लोरेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, अगर ये सब चीजें हमें करनी है तो उसके लिए बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डालना होगा जहां ट्रांजैक्शंस में फन हो, इंगेजमेंट हो, जहां लर्निंग बाय फन अगर होती है। तो ये क्यों कहते हैं कि बच्चे को लर्निंग बाय फन, लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि लर्निंग बाय फन कैसे हो सकती है, या इतनी एक्टिविटी कराते हैं तो पढ़ाई कब होती है? आज के समय में पढ़ाई जो है एक्टिविटी ही पढ़ाई है। आपको क्लासरूम में बंद करके बच्चों को सिर्फ कॉपी पेंसिल देकर नहीं बिठाना है। बच्चे जितना इंगेज होंगे उतना, जितना उनको एक्सपोजर मिलेगा, जितना फ्री विल से वो अपनी बातों को कह पाएंगे, रख पाएंगे। आपको बच्चों को परफॉर्मर्स बनाना है तो क्लास में बेंच पे बैठ के वो कैसे परफॉर्मर बनेंगे? और एक बहुत आलीशान बिल्डिंग में एक कमरे की एक बेंच, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करना है आपके बच्चे को। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ का टीचिंग पैटर्न कैसा है। बच्चे इस एज में अगर उनको एक्सपोजर देंगे आप, तो वो आज परफॉर्मर्स बन सकते हैं। वरना मेरा एक्सपीरियंस, मैंने मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी काम किया है, मैंने देखा है कि वहाँ जो बच्चे आते थे, जो ग्रेजुएट होके आते थे, और 2 इयर्स के अंदर उनको इतना पॉलिश करना है, सॉफ्ट स्किल सिखाना है, उनको प्लेसेबल बनाना है। आज का युवा एजुकेटेड तो है पर एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि उसने बचपन से सीखा ही नहीं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। वो 2 साल में नहीं सीख पाता उस तरह को जो बचपन से सीखना था। और ऐसे भी लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें आज प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, जिन्होंने पूरी लाइफ में कभी 2 परफॉर्मेंस स्टेज पर नहीं दिए हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम पे और हमारी चॉइस ऑफ स्कूल, चॉइस ऑफ कॉलेज, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि हम 13 साल एक स्कूल में पढ़कर ना तो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ना हम सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं, ना हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ना हमारे पास थिंकिंग स्किल्स हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर याद करके हमने नंबर ले लिए, उससे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखिए बच्चे तो, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनसे बच्चे बहुत कमाल आगे कर रहे हैं। हमारे माननीय जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी हैं, तो वो किस परिवेश से आए और कहाँ तक पहुँचे। तो ये तो लगन, मेहनत और आपके टीचर्स, इन पे बहुत डिपेंड करता है। कैसा आपका टीचर आपको मिलता है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और वो टीचर कहीं का भी हो सकता है, वो किसी गांव में किसी सरकारी स्कूल में हो सकता है, किसी छोटे से प्राइवेट स्कूल में भी हो सकता है, वो कोई ट्यूशन टीचर भी हो सकता है। तो टीचर का जब सिलेक्शन करें, स्कूल का सिलेक्शन करें, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें कि बच्चों को किस तरह का एक्सपोजर वहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आज की जनरेशन के लिए एक्सपोजर और लर्निंग बाय एक्सप्लोरेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा मैम, क्योंकि बच्चों की एक जो परवरिश है उसका ये सबसे अहम हिस्सा है कि आप कौन सा स्कूल चूज़ कर रहे हो, कैसे टीचर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये समझना भी बड़ा टिपिकल है आज के टाइम में, क्योंकि इतने ज़्यादा एजुकेशन सेंटर्स बन गए हैं जहाँ हर कोई यही साबित करना चाहता है कि भाई हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। अब इसके बाद जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर कितनी ज़्यादा है? अगर मान लीजिए आप बच्चे को अच्छे से ट्रीट कराना, अच्छे से पढ़ाना चाहते हो, उसकी एजुकेशन का लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है फिर? देखिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। फ्रॉम डे 1 टिल द टाइम जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसमें मैं मानती हूँ कि डेली इंटरेक्शंस में पेरेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जागरूक रहने की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाएंगे अगर पेरेंट्स तो फिर स्कूल क्या करेंगे? तो पढ़ेगा तो बच्चा स्कूल से ही, राइट, और टीचर्स के गाइडेंस में रहेगा। लेकिन पेरेंट्स को भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमने स्कूल भेज दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। पेरेंट्स का काम वहाँ से शुरू होता है। बच्चे की जो गलतियाँ हैं, देखिए अब क्या हो गया है कि प्यार की परिभाषा बदलती जा रही है, राइट। एक पैम्परिंग, इतना ये एक वर्ड है जो हर घर में कॉमन है। और अगेन हम अपने पहले प्रश्न पे जाएं तो क्योंकि हर घर में 1 या 2 बच्चा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो जो 10 बच्चों में या 5 बच्चों में जो ध्यान बटना था या प्यार बटना था, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है। जॉइंट फैमिली में भी हो सकता है कि 5-6 बच्चे हों, तो हमें बच्चा अपने आप रेजिलियंस सीख जाता था, शेयरिंग सीख जाता था। लड़ाई होती थी तो अपने आप अपना झगड़ा सुलझा लेते थे। अब क्या हो गया कि बच्चा एक है या उसका भाई बहन नहीं है, अगर 2 भाई
भाई बहन है और वो झगड़ा कर रहे हैं, आपके पास सुलझाने का वक्त नहीं है, समझाने का भी वक्त नहीं, आपने दोनों को डांटा, काम खत्म कर दिया। लेकिन इस सब में क्या है ना कि बच्चे की जो बात आपने नहीं सुनी या अनसुनी कर दी, या आपने उसकी गलतियों पे पर्दा डाला। आजकल बहुत पेरेंट्स को मैं ये देख रही हूँ कि जरा सी बात होती है तो वो स्कूल के पास नाराज होकर पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को ऐसा नहीं, मेरे बच्चे को वैसा नहीं। ठीक है, पनिशमेंट्स बिल्कुल अवॉइड हो गई हैं और वो सभी स्कूल्स फॉलो भी कर रहे हैं। किसी टीचर को शौक नहीं है किसी बच्चे को मारने का। ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि टीचर जो है अगर कभी डांटते हैं बच्चों को तो वो बच्चों की भलाई के लिए ही डांटते हैं, लेकिन अब डांटना भी खत्म हो गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा तो डांटना या थोड़ा तो पीटना बनता है। मतलब अगर जरूरत पड़े बच्चे को सही दिशा दिखाने के लिए तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खैर अब माना जाए नहीं, लेकिन हमारे टाइम में तो ये था कि डंडों से भी पिटाई हुई है। हम लोगों की पिटे हैं, मतलब मैं तो नहीं पिटी, मैं बताऊं, लेकिन मैंने देखा है अपने घर में, मेरी छोटी बहन है या और भाई थे, तो जब वो पढ़ाई नहीं करते थे तो टीचर्स भी एक हाथ में संटी लेकर आते थे पहले, तो वो हाथों में ऐसे करके थोड़ा धीरे धीरे ऐसे करके, मतलब एक डर होता था, उस संटी के डर की वजह से सारे काम आसानी से हो जाते थे। तो वो डर बच्चे के अंदर होना चाहिए। हालांकि ये फॉर्मेट ही चेंज हो गया है कि आप बच्चे को डरा के नहीं बढ़ाना है, तो ये अच्छी बात है। देखिए, डराना तो मुझे लगता है, डर एक ऐसी चीज है जो मेरा हमेशा से मानना है कि ये नेचुरल फीलिंग नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ने आपको देकर नहीं भेजी है। जो आपके 5 सेंसेस हैं, जो हम स्टिमुलेट भी करते हैं स्कूल में, बहुत फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर पे बच्चे के काम करते हैं। तो आप ये देखिए कि जब बच्चा जो बॉर्न होता है वो नेचुरली हंसता है, नेचुरली रोता है। वो आप सिखाते तो नहीं उसको, तो उसको ये पता है भूख लगी है तो रोना है, उसको अच्छा लग रहा है तो हंसना है। बच्चा एक ही चीज एलिमेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा फियर जो है एलिमेंट उसके लिए होता ही नहीं है। उसको जो है सांप में और टॉय में फर्क नहीं पता। अगर कोई नेचुरल जो है स्नेक उसके सामने आ जाएगा तो शायद वो उसको भी ग्रैब कर लेगा, वो उसको भी टॉय समझेगा। उसको गर्म ठंडे में और सही गलत में अभी तो फर्क नहीं पता है, धीरे धीरे आप बताते हैं। लेकिन हमारे बताने का तरीका बहुत अजीब है। हम उसको हवा, बाबा, कुछ इस तरह के वर्ड्स हमारे पास हैं। मैं भी डराती हूँ। तो हम अपने बच्चे को समझाने की बजाय हम डराने की टेक्निक यूज करते हैं। एक बहुत अजीब सी चीज है कि हम बच्चे को बचपन से, हम सोचते हैं बच्चा बहुत छोटा है तो हम क्या करते हैं, उसको खाने को भी हप्पा या हवा, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो कॉमनली हम उसको खाना या मम्मम बोलते हैं, पानी नहीं बोलते हैं, मम्मम पिएगा। हमें ये लगता है, ये हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप देखेंगे कि 0 to 5 इयर्स में बच्चे, कई जगह पे आप देखिए दूसरी कंट्रीज में भी बच्चे 5-5 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, इतना उनके पास ब्रेन डेवलपमेंट है। बट हमने ये मान लिया है कि हम मम्मम बोलेंगे तो बच्चे के लिए आसान रहेगा, हप्पा बोलेंगे, फिर उसको हप्पा को हम कन्वर्ट करेंगे थोड़े दिन बाद के, नहीं 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 ऐसे नहीं बोलना है, इसको तो खाना बोलना था। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज होता है कि आपने तो सिखाया था, हप्पा सिखाया था, है ना, फिर आपने पानी नहीं बताया था, आपने ही तो कुछ और बताया था। अगर आपका घर एक रीजनल लैंग्वेज ओरिएंटेड घर है तो बच्चा हिंदी भी बोल रहा है क्योंकि वो हमारी व्यावहारिक भाषा है और जो सुविधाजनक हिंदी है, क्योंकि देखिए हिंदी को भी हमने अपने हिसाब से बहुत तोड़ मरोड़ दिया है, तो एक सुविधाजनक जो बोलचाल की भाषा है। अगर आप रीजनल उसमें रहते हैं तो आपके घर में अगर रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है तो बच्चा वो भी सीख लेता है, और फिर वो स्कूल जाता है तो वहां पे उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो वो तो सीख ही रहा है ना, धीरे धीरे वो सब चीजों को सीख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डर एक ऐसा एलिमेंट है जो बच्चे के पास था नहीं, हमने दिया है। और स्कूल से ये डर, क्योंकि हमने मास्टर की छड़ी खाई है और हमें लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए क्योंकि हमें छड़ी से पिटाई होती थी और पिटाई जायज है। पिटाई जायज नहीं, साइंस के हिसाब से तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। साइंस का ये कहना है कि जब आप बच्चे को मारते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट वाली एज में उसके बहुत सारे न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे सेल्स डैमेज होते हैं जिन्हें दोबारा बनने में या सही होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो साइंटिफिकली बिल्कुल भी स्पैंकिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग पे अत्याचार सिर्फ इसलिए करना कि आप उनसे चंद साल बड़े हैं, ये फिलॉसफी एज अ टीचर मैं बिल्कुल इस चीज से अग्री नहीं करती। हमारे सिस्टम में क्या हो गया, एक बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो हाउस होल्ड है, हम समझाने में बिलीव नहीं करते। हम सोचते हैं कि बच्चा है, टाइम ज्यादा लगता है, हाँ बिल्कुल, तरीका ढूंढना पड़ता है कि कैसे समझाया जाए। पर आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपका एक बॉस है, वो आपकी गलती आपको प्यार से बताकर समझा दे कि आपने देखो यहाँ पे गलती कर दी है, इसको सुधार दो, तब आप अच्छे से मोटिवेट होकर काम कर पाएंगे। या आप सुबह सुबह ऑफिस जाएं और आपका बॉस आपको कमरे में बुलाकर और जो है बहुत जोर से डांटे और आपके ऊपर चिल्लाए, मार तो हो सकता नहीं लेकिन अगर आपको ह्यूमिलिएट करे तो आपको कैसा लगेगा, वो दिन पूरा खराब हो जाएगा, एक नेगेटिव इमोशन आ जाएगा, एक सोशल इमोशनल जो आपका पीयर इंटरेक्शन है वो उस दिन के लिए तो खराब हो ही जाएगा। कई दिन तक आपके जो ना अनकॉन्शियस माइंड में वो बात रहेगी और आपका जो मन जो है ना वो डार्कर फेज में रहेगा। आप खुलकर जो है ना खुश नहीं हो पाएंगे, दिखाएंगे जरूर लेकिन आपको सालों तक
जो स्कूल में कभी आपकी ह्यूमिलिएशन हुई हो या एम्बैरेसमेंट हुई हो तो आपको याद रहेगा। कभी मम्मी पापा ने गुस्से में किसी दिन आपको किसी एक वाक्य पे, देखो लंबी जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई एक वाक्य ऐसा रहता है ना जो सबके मन में कहीं ना कहीं घर कर जाता है, और वो ऐसी चीज है जो निकल ही नहीं पा रही बहुत सालों तक। तो आप मानिए कि यही चीज क्या हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? बच्चे कह नहीं पाते। बच्चों को भगवान ने एक वरदान दिया है, बहुत अच्छा वरदान दिया है, जो एक एज तक लाइव रहता है, उसके बाद वो डेड होना शुरू होता है। जब हम सो कॉल्ड जब बड़े होते हैं तो वो डेड होना शुरू होता है। वो कौन सा है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप देखिए, छोटा सा बच्चा है आपका, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल तक भी, आजकल 8, 9, 10 साल तक ही छोटा मानेंगे, उसके बाद बच्चे बड़े हो जा रहे हैं। तो उस बच्चे को अगर आपने डांट दिया, चिल्ला दिया, कुछ कह दिया, इवन आपने एक थप्पड़ भी लगा दिया, तो क्या वो माँ से रिश्ता खत्म करेगा? वो आधे घंटे में फिर आएगा, घूम फिर के आपको सॉरी बोलेगा, भले गलती आपकी हो, वो मनाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। राइट। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। बजाय इसके, और आपको गिल्ट भी होगी, ये मानिए 99% केसेस में मैं बता रही हूँ, मदर को बहुत गिल्ट होती है एक थप्पड़ मारने के बाद, लेकिन वो उस गिल्ट को वो फॉरगेट करके वो दोबारा उसी एक्शन को दोबारा करती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बच्चे को बिठाकर उसकी बात सुनी होती कि तुमसे ये गलती हुई तो क्यों हुई, क्या हुआ था, क्या माहौल था, किसने तुम्हें क्या कहा था, तो आपको उसको बहुत सारी जो अडल्ट लर्निंग है वो बचपन से ही देने का मौका मिलेगा। आप उसको समझा पाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में, और देखिए मैं ये कहना भी चाहूंगी कि डिसीजंस ना दें, डिसीजन मेकिंग जो है ना बच्चे के पास छोड़ें। आप डिसीजन ना दें उसे, अच्छा उसने तुम्हें ऐसा करा था तो ठीक है तुम्हें ऐसा करना था, या मैं उससे बात करती हूँ, नहीं, आपको डिसीजन नहीं देना। आप बोलो ये सिचुएशन है, उसने ऐसा कहा, पलटकर आपने भी वही काम करा, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो गलती गलती बराबर हो गई। अगर वो गलत है तो आपने भी तो उतना ही गलत किया है। आपको ये समझाना है और डिसीजन उसको लेने दीजिए। जैसे हम स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, बच्चा अगर गलती करता है और टीचर पकड़ के उसको कहाँ ले जाएगी? प्रिंसिपल के पास ले जाएगी। बच्चे के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में जाना अपने आप में उसको पता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है। अब ये डिपेंड स्कूल लीडर्स पे करता है कि वो बच्चे को एम्बैरेस करना चाहते हैं, ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, या बिठाकर शांति से उसका पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट सुनिए तो, कि उसने किन हालातों में ये चीज की। हाँ देखिए, ये चीजें समय मांगती हैं, तो समय आपको देना पड़ेगा। ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मैंने तो पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि हमारा बच्चा हमारी पूरी दुनिया है, तो इसी दुनिया के लिए आप भाग रहे हैं, इसी दुनिया के लिए आप कमा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव। तो फिर ये सेफ प्लेस तो इसीलिए अनसेफ हो रही है ना, क्योंकि हम सेफ्टी मेजर्स तो दे ही नहीं रहे, हम लाइफ स्किल्स तो दे ही नहीं रहे, हम उनको सस्टेनेबल लिविंग हम ही तो नहीं दे रहे हैं। आज आप बताइए, चलिए आप अगर तैयार होना है, आपको किसी फंक्शन या पार्टी में जाना है, या आप शॉपिंग करने गए हैं, आपको एक ड्रेस सिलेक्ट करना है, तो कितने लोगों की सलाह या कितने लोगों से आप अप्रूवल लेते हैं कि क्या मैंने ये पहन लिया, मैं ठीक लग रही हूँ, क्या ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लूँ। इतने छोटे डिसीजंस, मैं इसको बहुत छोटा डिसीजन, इतने छोटे डिसीजंस के लिए भी हमें 5 लोगों का अप्रूवल लग रहा है, और अगर 5 में से एक ने हमें कह दिया कि ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम उस एक की बात को बिलीव करेंगे, अपनी कॉन्शियस की नहीं मानेंगे। व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम? दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज हमें डिसीजन मेकिंग में कभी भी उस स्किल को हमारे होन किया ही नहीं गया है। वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स। हमारे डिसीजंस हमेशा किसी और ने लिए हैं, और वी आर वेरी गुड फॉलोअर्स। हमने वो डिसीजंस फॉलो करे हैं, और आज प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा डिसीजन हम लेंगे और तुम फॉलो करोगे। नाउ द प्रॉब्लम इज जनरेशन चेंज हो गई है, वो चाह रही है कि हमें हमारे डिसीजंस लेने तो दो। क्या होगा? थोड़ी गलती होगी ना। जब गलती होगी तो आपका काम सिर्फ इतना है कि ठीक है करो, ट्राई करो, गलती होगी तो हम बैठे हैं। तो उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि इफ आई फॉल बैक ऑन माई पेरेंट्स एंड दे आर देयर टू सपोर्ट। ना कि तुमसे गलती हुई, तुमको किसी ने डांटा, हम चलते हैं लड़ने, हम बता कर आएंगे, पड़ोसी के बच्चे से झगड़ा हुआ, हम जाके उसकी मम्मी को सुनाएंगे। तो आपने क्या करा? आप दो बच्चों की लड़ाई करा दी, वो तो 2 घंटे बाद दोबारा खेल रहे हैं, मम्मियाँ 2 साल तक बात नहीं कर रही हैं आपस में, पड़ोस में बच्चा खेलने नहीं जा पा रहे इस वजह से। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है कि आप बच्चे को बताएं आपने ये करा, उसने ये करा, अब आप सोचिए, बच्चे को बोलना है आपने गलत किया या आपने गलत किया कि नहीं। क्योंकि मैं बताऊं, जब बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे टीचर अगर लेके आ जाती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे पे ही वो खड़े हो जाते हैं इस फीलिंग के साथ कि अब कुछ होगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उसे डांटें
और उसको पनिश करें और अगली बार के लिए उसके अंदर वो वेंजेंस भर दें कि आज इसकी वजह से मुझे टीचर ने डांटा, अब मैं तुझे बताऊंगा। दिस फीलिंग विल कम, इट विल क्रीप अप वेरी स्लोली, राइट। वो घर जाके भी बताएगा उसकी वजह से डांट पड़ी, फिर मम्मी पापा बोलेंगे अच्छा उसकी वजह से पड़ी, अभी हम जाते हैं स्कूल पता करते हैं। उससे आपको क्या करना था, बच्चा आया, हमने उससे पूछा कि आपने कुछ ऐसा किया है, टीचर आपको लेके आया, तो बच्चा बोलता है यस मैम। फिर हम पूछते हैं क्या किया था आपने, मैम इसने मेरे को ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया। तो फिर उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं देना है, आपको नेक्स्ट बच्चे से ही पूछना है जो आपने किया था क्या वो सही था। और आप मेरी बात मानिए, दिस हैज मैजिकल इफेक्ट। बच्चा खुद बोलेगा कि हाँ मैंने गलती करी थी। अब आपने गलती करी थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपनी गलती मान ली है तो आपको जाके माफी मांगनी पड़ेगी, से सॉरी, इट इज दैट सिंपल। लेकिन एक सॉरी जो है वो स्कूल्स में तो मैजिक वर्ड्स की तरह से पढ़ाया जाता है। इस सॉरी को हमने अपनी लाइफ में इतना डिफिकल्ट बना लिया है कि सॉरी सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बहुत आसान है। पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी खत्म हो सकते हैं, आप अपनी गलती मानिए, सॉरी बोल दीजिए, बस। वो दूसरा बच्चा तो खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, दोनों हाथ मिलाएंगे, क्लास में चले जाएंगे। अब आपने क्या फीलिंग, ये लाइफ लॉन्ग की एक इवेंट से फीलिंग दे दी आपने कि हमें माफी मांगनी है, दूसरे को माफ करना है, और हम आज भी फ्रेंड्स हैं, लाइक इट इज नॉर्मल। ये तो होगा जिंदगी में, कोई तो आपके अगेंस्ट कुछ गलत करेगा और आपको मानना पड़ेगा। और फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू टीच द चिल्ड्रन। बट हम क्या पढ़ा रहे हैं, तुमको खरोच लग गई उसकी पेंसिल से, अब देखो, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। हमने गुरु की महिमा को खत्म कर दिया है। आज हम भले कितना भी ये कह लें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि हम गुरु को वो स्थान अब दे नहीं पा रहे। हम गुरु को चलाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, और जब तक ऐसा होता रहेगा मैम ये प्रॉब्लम तो आती रहेगी। अच्छा, अब चूंकि ये तो गुरु की बात थी, लेकिन पेरेंट्स के साथ एक और प्रॉब्लम है आजकल, जो तुलना बच्चों की करते हैं वो दूसरे बच्चे से, जो कंपैरिजन चलता है, वो ज़रूरी है क्या, या वाकई वो गलत है? क्योंकि हम तो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए करते हैं पेरेंट्स कि भाई तुम्हें सीखने को मिलेगा। देखो बड़ा घर में ही अगर 3 भाई हैं या 2 भाई है, भाई बहन है, कि वो देखो भैया तुम्हारा कितना अच्छा पढ़ लेता है, या बहन तुम्हारी कितना अच्छा पढ़ती है, तू क्यों नहीं पढ़ता है, थोड़ा पढ़ लिया कर, समय अपना बर्बाद करता है। घर में ही तुलना करना या घर के बाहर के दूसरे बच्चों से तुलना करना कितना लाभकारी है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुलना से लाभ कुछ नहीं है। देखिए, अगर मैं रियल लाइफ कनेक्ट से, मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं सारे एग्जांपल्स ऐसे देना चाहती हूँ जो रिलेटेबल हों, रियल लाइफ से जुड़े हुए हों, ताकि सबको समझने में आसानी हो। हमारे हाथ में ईश्वर ने 5 उंगलियां दी हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हम घूमने जाते हैं, नेचर में बाहर देखते हैं, कोई पेड़ छोटा है, कोई पौधा है, कोई क्रीपर है, कोई बुशेस हैं, और सबकी अपनी अपनी महत्वता है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब नेचर ने ये बताया है कि सब कुछ अनइक्वल होकर भी खूबसूरत हो सकता है। आपके घर में अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों में एक ही क्वालिटी आप नहीं पाएंगे, जेनेटिकली भी नहीं, हेरिडिटरी के हिसाब से भी नहीं। कुछ वो आपसे लेंगे, लेकिन कुछ उनकी अपनी भी चीजें होंगी। तो आप ये उम्मीद करना कि मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हो जाएं, इवन ट्विंस के केस में भी ऐसा देखा है मैंने, बहुत सारे ट्विंस केसेस भी देखे। ऐसा नहीं है, 2 ट्विंस हैं लेकिन उनके शौक अलग अलग हैं, उनकी चॉइसेस अलग अलग हैं, उनके मूड स्विंग्स अलग अलग हैं। तो अगेन दिस इज मेड बाय नेचर। हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कंपैरिजन करके, कि एक वो फेमस सेइंग है कि जी शर्मा जी का लड़का अगर इंजीनियर बना है तो मेरे लड़के को भी इंजीनियर बनना है। ठीक है, आप पैदा होने के साथ ही डिसाइड कर दिया जाता है कि बच्चे तुझे बनना क्या है। तो वही डिसीजन मेकिंग की जो मैंने बात करी कि हमें डर लगता है, वी आर वेरी फियरफुल कि कहीं बच्चे ने खुद डिसीजन ले लिया तो हमारी सत्ता चली जाएगी, है ना। हम जो है ना सत्तावादी हैं। हम अपने घर में, क्योंकि वो चली आ रही एक परंपरा है परिवार की तरफ से, तो हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं कि वो सत्ता कहीं चली ना जाए, छिन ना जाए। ये अगर डिसीजन खुद ले लेगा तो मैं क्या करूंगी तो मेरा काम क्या है? तो डिसीजन तो मैं लूंगी, तुम क्या बनोगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या करोगे। मैंने देखा बहुत सारे घरों में हम जैसे फोर्स करते हैं बच्चों को कि आज ये बनाए तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन हमारी चॉइस है। हम होटल में जाएंगे तो मैं बैंगन नहीं खाती हूँ, मैं ये ऑर्डर करूंगी। अब बच्चा देख रहा है कि अच्छा ये तो ये नहीं खाती है, पापा कह रहे हैं कि जी मैं पालक पनीर नहीं खाता हूँ तो मैं ये खाऊंगा। लेकिन बच्चे को हम घर में क्या सिखाते हैं, जो बना है वही खाना है, तो ये भी गलत है। लेकिन हर समय बच्चा जो कह रहा है वही करना है, वो भी गलत है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हर समय जी मैं बच्चे के लिए 5 तरह की अलग चीजें बनाती हूँ, तो जब छठे दिन आप नहीं बनाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा
कि आज क्यों नहीं बनाई आपने, क्योंकि उसके आपने लिए पहले कोई से एक उसको स्पेशल दिन डिसाइड करके रखना चाहिए कि चलो इस दिन तुम्हारे एक पसंद का बैलेंस मिलेगा। ट्राई करें, कभी आपकी पसंद का, कभी उसकी पसंद का, और उसको ये सिखाएं कि आप एम्ब्रेस करें सबकी चॉइसेस को, बिकॉज एक परिवार में वेरिएट चॉइसेस होंगी। तो कमिंग बैक टू करियर चॉइसेस या तुलना, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि तुलना करने से एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, उससे नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, या किसी किसी केसेस में जेलसी आ रही है कि पेरेंट्स का जो है बहुत ध्यान, या तो बड़ा सिबलिंग बहुत एकेडमिकली साउंड है तो उसकी तरफ जा रही है, तो छोटे बच्चे के मन में उस बड़े के प्रति धीरे धीरे जेलसी या एक नेगेटिव भावना आ जाती है, क्योंकि आप बार बार उसको उससे तुलना कर रहे हैं। हर बच्चे के अंदर कुदरत ने कुछ अलग टैलेंट दिया है, राइट। जैसे हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंसीज में 8 तरह की इंटेलिजेंसेज होती हैं जिसपे कि स्कूल्स को फोकस करना चाहिए। एक टेक्सोनॉमी है जो हर टीचर को पढ़ाई जाती है, तो उसी से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से मैप कर कर हमारे लेसन प्लान्स बनते हैं और इंटरेक्शंस बनते हैं, जहां हम ट्राई करते हैं कि बच्चे के अंदर पहचाने। तो अगर ये 8 तरह के इंटेलिजेंस हैं और सब अलग अलग हैं, तो हम किसी दो बच्चे को एक जैसा, अगर मान लीजिए कि दो बच्चों की इंटेलिजेंस एक लेवल पर भी हो, तब भी उसमें वैरायटी ऑफ चॉइसेस हो सकती हैं, बिहेवियर्स हो सकते हैं। दो बिहेवियर एक जैसे कभी नहीं हो सकते। तो ये तुलना जब हमें नहीं पसंद है, देखिए बड़ों में भी तो ये प्रॉब्लम है ना, घर में अगर 4 बहुएं हैं तो चारों अलग अलग तरह से हैं। अगर चारों में हर समय कंपैरिजन होता रहेगा, तो आपको लगता है वो एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा? वो कभी हेल्दी नहीं रहेगा। इसी तरह से बच्चों के बीच में ये कंपटीशन की जो भावना है, इससे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। स्कूल्स में जैसे अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, प्राइजेस होते हैं, राइट। अब मेरे सामने एक केस आया जिसमें कि बच्चों को प्राइज मिला, छोटे बच्चे हैं, दूसरे उदास हो गए या वो रोने लगे। तो मतलब अगर तो आप इस फीलिंग को समझ रहे हैं कि बच्चा रो रहा है इसलिए, तो उसको ये समझाना है अगली बार आप और अच्छा करोगे तो आपको भी प्राइज मिलेगा। ब्रादर के हम ये कहें कि अरे तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें हम बाजार से खरीद के दे देंगे, तो आप बाजार से खरीद के तो दे देंगे, लेकिन उस फीलिंग का क्या करेंगे जो उसने गलत कि प्राइस की आज आपने वैल्यू खत्म कर दी, क्योंकि वो तो बाजार से खरीद कर भी आ सकता है, तो प्राइस नहीं रहा। और जब हम रेस में दौड़ेंगे तो हमें ये पता है कि फिनिश लाइन पर कोई एक ही पहुंचेगा, राइट। अगर हम मान लीजिए कि और ठीक है आज हम नहीं जीते तो आप दोबारा दौड़िए। जैसे क्रिकेट का मैच है, मान लीजिए आप गली क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 0 पे आउट हो जाते हैं, आप रोने भी लगते हैं, तब क्या आप खेलना छोड़ देते हैं? आप दोबारा बैट उठाते हैं, अगले दिन फिर खेलना शुरू करते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स वाली फीलिंग है, इसी को क्लासरूम में लेके आना है कि आज अगर हमने अच्छा नहीं करा तो कल हम इससे बेहतर करें, इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। और हमें बच्चे को यही सिखाना है, जो तुमने नहीं किया उससे तुम बेहतर करो, बजाय के जो शर्मा जी के और वर्मा जी के बेटे ने किया वैसे नहीं करना है। बच्चे को अपने आप में बेहतर बनाने की कोशिश करनी है पेरेंट्स को। जैसे कि अभी आपने कहा कि वैल्यू जो प्राइस की है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है अगर इस तरह से पेरेंट्स करेंगे तो। और ऐसे में वैल्यू पैसे की भी मेरे ख्याल से बच्चों के साथ में ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है हम जो मांगेंगे वो तो हमें मिल जाएगा, हमने पेरेंट्स से बोला या जिद की थोड़ी सी तो हमें मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मनी जो हमने सीखी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरुआत से सिखाया कि सेव करो, मनी को खर्च नहीं करना है, सेव करना है। इनफैक्ट मुझे याद है हमने शायद कभी ऐसे टॉयज़ नहीं मांगे अपने पेरेंट्स से, कभी ऐसा डिमांड नहीं किया। अब मे भी शायद हम रोए हों, हमें ध्यान नहीं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ऐसे कभी रोया हो या मेरी बहनों ने भी रोया हो। वो जब ला देते थे तो हम उससे लेते थे, खुश होते थे, खेलते थे। आज का कॉन्सेप्ट तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। कहीं कहीं होगा कि पेरेंट्स लाते हैं और दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा से ये सिखाया कि आपको अपनी बचत करना सीखना है बहुत छोटे से। तो ये छोटे से सिखाना कितना ज़रूरी है, या एक उम्र सही आती है तब ये सिखाना चाहिए, ये इस चीज़ का ख्याल कब रखें? बचपन से रखें, बिल्कुल शुरुआत से रखें, अपनी चीज़ों को डिफाइन करें। जैसे आपने कहा, अभी हमने अवार्ड की बात करी, तो इसी तरह से ये टॉय जो है ये रिवॉर्ड है। हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में अगर आप रिवॉर्ड देने की आदत डाल लेंगे तो वो आदत धीरे धीरे बनती जाएगी। और ऐसा भी अभी मैंने एक केस देखा था कि एक फॉरेन कंट्री में एक 22 ईयर्स के बच्चे ने अपने बर्थडे पे अपने फादर से कार की डिमांड करी, उनके फादर ने उनको कार दिला दी। तो वो बच्चे को, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल है और वहाँ पर ऐसा हो सकता है, उस बच्चे ने अपने फादर को सू कर दिया
दिया कि बिकॉज ऑफ अनहैप्पीनेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। अब किस चीज़ का डिस्ट्रेस था? जज ने उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ का डिस्ट्रेस है, तो बोले कि मेरे फादर ने मुझे एक सादी सी इलेक्ट्रॉनिक कार दिला दी है, जबकि उनके पास इतना पैसा था कि उनको मुझे एक लैम्बोर्गिनी तो दिलानी चाहिए थी, और सोशल प्रेजेंस में मेरे दोस्तों के सामने मेरी बड़ी इंसल्ट हो गई, तो इसलिए उसने अपने फादर को सू किया है। जबकि इंडिया में खैर अच्छी बात यह है कि अभी इस तरह का माहौल नहीं है, अभी फिर भी हमारे घरों में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य है, रिस्पेक्ट है। तो आपको रिवॉर्ड कब देना है अपने बच्चे को, ये भी आपको डिसाइड करना चाहिए। आप हर छोटी चीज पे कि ये गा के सुना दो तो हम चॉकलेट दे देंगे, तो अगली बार आप फिर नहीं देंगे तो फिर वो उम्मीद करेगा कि हर बार गाना गाने के बाद एक चॉकलेट मिलेगी तो वो गाएगा। तो हर छोटी चीज का एक रिवॉर्ड होना ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? रिवॉर्ड तालियां भी हो सकती हैं, रिवॉर्ड एप्रिसिएशन भी हो सकता है। मटेरियलिस्टिक चीजों को सोच समझ के डालें। जो दूसरी चीज आपने कही कि जब हम छोटे थे तो हम इतने टॉयज की डिमांड नहीं करते थे। देखिए तब इकोनॉमी दूसरे तरह की थी, इकोनॉमी डिफरेंट थी, राइट? टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एनहांस्ड नहीं थी, बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती थी। शायद घर में 3-4 बच्चे होते थे तो सारे तो बाजार जाते भी नहीं थे, बच्चों माँ बाप के साथ कोई एक चुनिंदा बच्चा बाजार जाता था। इनफैक्ट पहले के टाइम में तो कपड़े भी मुझे ध्यान है कि दीदी के हैं तो छोटी बहनें छोटे भाई बड़े खुश होकर पहनते थे। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि नहीं लेकिन ये बच्चा मना नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं मना कर रहे हैं, बच्चे को नहीं पता है, उसको कोई चीज अच्छी लग रही है, अगर आपने दी है उसे तो अगर उसे अच्छी लग रही तो वो पहन लेगा, तो उसको तो नहीं पता है कि ये किसका है। और ये फीलिंग तो पेरेंट के अंदर आई ना कि नहीं हम बड़े का छोटे को नहीं पहनाएंगे, इसको हम और क्योंकि देखिए हम हमारे संसाधन बढ़ गए हैं, हमारी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बढ़ गई है, हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, तो हम खर्चा कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम ये सोचते हैं नया से नया अच्छे से अच्छा ला के देंगे। आप बताइए इतने लाविश बर्थडे पार्टीज होती हैं, जब कोई 1 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा है, उसको जानकारी नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा है ना। 2 साल के बच्चे को नहीं पता है। वो बर्थडे पार्टीज जो हम कर रहे हैं वो हम अपने लिए सोशल इमेज के लिए या अपने सेटिस्फैक्शन या अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, बच्चा नहीं जानता है। आप कितना लाविश करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, बच्चा नहीं मांग रहा आपसे। आप बच्चे को देखिए बाजार से एक बैलून दिलाएंगे वो उसमें भी कई बार खुश हो जाएगा, और कई बार फिर वो जैसे नर्फ की गन है और वो ब्रांडेड टॉयज हैं, अब उसने कहीं देख लिया है तो उसको लगता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये फीलिंग जो है ना कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा अकेलेपन को भरने का जरिया जो है चीजों को समझने लग गया है, मटेरियल को समझने लग गया है। उसको लगता है कि एक मोमेंटरी खुशी मुझे मिलेगी, क्योंकि उसके पास कहीं आप ये समझिए उसके पास कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करने के लिए उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लग गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बच्चे जो ज़्यादा खाते हैं, आपको लगता है कि वो फूडी हैं या उनको फूड से शौक है। जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं साइकोलॉजी कहती है कि वो बच्चे अकेले हैं, लोनली हैं, या किसी ना किसी तरह के डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो खाने को अपना शौक समझ लेते हैं। कोई बच्चे नए नए टॉयज़ या नई नई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उनसे उनका लगाव कितनी देर तक रहता है। आपने टॉय दिलाया तो ऐसा नहीं है वो साल भर चलेगा, वो हो सकता है 10-15 मिनट 10-15 दिन उससे खेले, 10-15 मिनट से 10-15 दिन का स्पैन है जो उससे खेले, और उसके बाद में वो कॉर्नर चला जाएगा। अब उसे कुछ नया चाहिए बिकॉज उसे नई हैप्पीनेस की ज़रूरत आ गई है। इसीलिए बच्चे डिमांड करते हैं, बिल्कुल डिमांड करते हैं। उनको मोमेंटरली अचीवमेंट फील होता है क्योंकि हमने बचपन से किया ना, गाना गाओ टॉफी मिलेगी, ये करके अच्छा अंकल आंटी आए बेटा। अब ये भी मैंने देखा है, बहुत पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा वो घर में मेहमान आए थे, लेकिन उनके सामने उसको बनाना कि उसको मतलब पेरेंट्स लाइक मदारी और बच्चा लाइक मंकी नहीं। अचीवमेंट देखो, पेरेंट्स की लाइफ में भी अचीवमेंट जो है सिर्फ बच्चा है, राइट? वो उसको शोकेस करना चाहते हैं कि देखो हमने अपने बच्चे को इतना अच्छा बना दिया है, सिखा दिया है, और ये गा भी सकता है, ये नाच भी सकता है। ये चाबी वाली गुड़िया नहीं है जिसमें आपने रात को 9 बजे चाबी भरी, कोई अंकल आंटी आए उसने करके दिखा दिया। नहीं, अब आपने जिस समय उससे सवाल पूछा उस समय उसका वो बताने का मूड नहीं है। आपका भी तो काम करने का एक टाइमलाइन है ना, जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो आपके हस्बैंड्स हैं, घर में युवा हैं, उनके काम करने का एक टाइमलाइन है। आप एक टाइम के बाद तो एग्जॉस्ट होंगे ना कि अब मुझे ब्रेक चाहिए, राइट? इसी तरह से बच्चे को भी एक ब्रेक चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने स्कूल से आते से ही उससे पूछा हाँ क्या क्या पढ़ाई करी, क्या हुआ, तो आप ये देखिए कि 3 से 4 साल के बच्चे तो बताना चाहते हैं, वो मम्मी के पीछे पीछे घूमते हैं पूरे घर में। मम्मी अगर बिजी होगी तो बोली कि अच्छा ठीक है, इसका तो
आते हैं पीटीएम्स में, पेरेंट्स आते हैं, वो शेयर करते हैं कि इसका तो क्या है ना, रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, इतना बोलता है, ये बंद ही नहीं होता, राइट। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी अब ये सिचुएशन रिवर्स होगी। अब मम्मी बच्चे के पीछे पीछे घूमेगी, बताओ क्या हुआ था, बता क्यों नहीं रहे हो, तुम बताओ क्या हुआ था। अब बच्चा नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि जब वो बता रहा था तब हमने सुना नहीं, हमारे पास समय नहीं था या हमारी इच्छा नहीं थी। अब वो समझ गया इन्हें बताने का कोई फायदा नहीं, अब आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, अब वो आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि उसको वो आदत पड़ गई। तो अगर रात को 9 बजे रैंडमली आपके घर में कोई गेस्ट आए और रैंडमली आपने बच्चे से कहा बेटे खड़े हो जाओ पोएम, सो सी ही इज नॉट अ रैंडम परफॉर्मर। हम इतने, आप इस एज में, हम इस एज में अगर ये कोई एक कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, राइट। अगर स्टेज पे आपको कोई स्पीच बोलनी है तो उसकी हम घर से तैयारी करके आएंगे। अगर किसी सभा में आपको गाना गाना है तो भी आपको 10 मिनट लगेंगे सोचने के लिए कि मैं कौन सा गाना गाऊं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो वो नेचुरल परफॉर्मर है, उसको कहीं भी खड़ा कर दो और वो सब कुछ कर लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये मैंने खुद भी फील किया है। मुझे बहुत सरप्राइजिंग था कि जब मेरे बच्चे ने स्टेज परफॉर्मेंस किया, जब मैं घर पे कहती थी कि प्रैक्टिस करो बेटा, क्या कर रहे हो, मुझे बता तो दो, इनफैक्ट सॉन्ग ही तो बता दो, वो सॉन्ग भी मुझे नहीं बताता था। और जब मैं उसके परफॉर्मेंस देखने, जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ, वहाँ बैठती हूँ, देखती हूँ, तो वो ऐसे डांस कर रहा है जैसे कि कितना इनबिल्ड उसके अंदर वो परफॉर्मेंस भरी हुई है। और मतलब मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज शॉकिंग लाइक कि इतना कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जो वो कर रहा है, अंदर जो उसके भरा हुआ है, उससे जानने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में फिर नज़र आए। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने पूछा तो वो आज ही मुझको वो बताए, शायद वो कल बताएगा। तो बेसिकली जैसे कि आप बता रही हो ना, तो मुझे लगता है टाइम की बहुत ज़रूरत है, हमें टाइम देना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। देखिए समय, हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स की लाइफ भी बिजी है ना। हाँ। तो आपको एक सिर्फ रूटीन सेट करना है। दिन में अगर आधा घंटा भी हम अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते तो बाकी सारी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। दिन का कोई आधा घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप उसके साथ बैठें, बातें करें और उसको क्वेश्चन आंसर ना बनाएं। आप हो और आपका बच्चा हो, बस, और कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो। और उसमें आपको अपना मोबाइल बंद करके रखना पड़ेगा। The problem is mobile. क्योंकि आप रूल सेट करें, जैसे डाइनिंग एरिया है, आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो एक पॉइंट बनाएं कि फैमिली हो सके तो सब साथ में अपने लंच डिनर करें और डाइनिंग टेबल पे किसी का भी मोबाइल नहीं आएगा, चाहे वो पापा का हो। क्योंकि पापा को भी कट ऑफ करना तो सीखना पड़ेगा। ये बच्चे के लिए ही नहीं, उनके अपने हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि हमें सबको कट ऑफ करना आना चाहिए। और बच्चे के साथ बैठें तो क्वेश्चन आंसर ना करें। ये चीज का बहुत ध्यान रखें कि ये कोई आप अंताक्षरी खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू खेलने लगेंगे तो फिर वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो आप जो बातें करें मौसम की, हवा की, बरसात की, मूड की, उससे बातें करने का तरीका कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि जिसमें आपको अपनी बात बतानी है और उसके बाद उसके लिए समय छोड़ना है ताकि वो बोले। अब ऐसे अगर आप क्वेश्चन, हाँ बताओ बताओ बताओ, तो वो नहीं बताएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं बताएगा। और यही होता है जब स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चे ऐसे वियर्ड बिहेवियर्स कर रहे हैं जहां पेरेंट्स को रोना भी पड़ रहा है और स्कूल में उनको भी जो है ना बुला के बार बार बोला जा रहा है, तो उसमें केसेस में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम बच्चे की सुन नहीं रहे हैं। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं या पेरेंट्स हैं, कोई भी बच्चे की बात सुन नहीं रहा है। उनको लेबल कर देते हैं, अरे ये तो है ही नॉटी, अरे ये तो है ही शैतान। और कुछ केसेस में बच्चों को रिबेल्स भी कहा जाता है कि बच्चे रिबेल्स हैं। बच्चे रिबेल्स नहीं होते हैं, राइट। वो रिबेल नहीं होते, वो कुछ भी ऐसा करेंगे जिसमें करने में उनको मजा आए, चाहे वो नॉर्म्स तोड़ना हो। क्योंकि अगर आपने उनकी नहीं सुनी है तो वो अपनी बात सुनवाने के लिए कुछ ऐसे तरीके करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के साथ बैठें और बचपन से एक आदत डाल लें, एक रूटीन बना लें। जैसे रात को सोने से पहले आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपना मोबाइल बंद करें, कोई बुक उठा लें। देखिए, वी आर इमिटेटर्स, हम सब एक दूसरे को देख के आज भी सीखते हैं और बच्चे हमें देख कर सीखते हैं। तो जो डिसिप्लिन हम चाहते हैं कि बच्चा करे, तो पहले हम सेल्फ डिसिप्लिन करें, अपना रूटीन एक सेट करें और उसके बाद में उस बच्चे को गाइड करें, इंस्ट्रक्ट ना करें, गाइड करें। गाइड करना जरूरी। एक और सवाल है मेरे मन में और वो भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि जितनी पेरेंटिंग में इम्पोर्टेंस माँ की है, ऑब्वियसली माँ के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है,
फादर की कितनी ज़्यादा है। और आज की डेट में तो जब भागम भाग की दुनिया है, इनफैक्ट माँ भी अब आजकल बिजी रहती हैं और सभी जॉब करती हैं, बट फादर के ऊपर मुझे लगता है, मैं यहाँ पे फादर का सपोर्ट करूँगी, उनके ऊपर भी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। क्योंकि जब वाइफ आपकी जॉब कर रही है तो आपको भी घर के काम में या और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो फादर की जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ रही है और कितना ज़रूरी है अपने बच्चे को समय देना या उसकी बातें सुनना या उसको समझाना माँ के कंपैरिजन में? 100%। मैं 50-50 नहीं बोलूँगी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर की। बिल्कुल किसी भी वजह से, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, चाहे वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, एज एन एजुकेटर, एज अ स्कूल लीडर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानूंगी कि फादर ये कहकर हट सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से कि ये माँ का काम है या मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की बराबर भी नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि बराबर नहीं है। फादर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप पूछेंगे क्यों है? माँ की कम है, माँ से ज्यादा माँ से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की है। बिकॉज बच्चों के लिए जो फादर है ना, आज भी हमारी सोसाइटी में, भले वी आर स्ट्राइकिंग बैलेंस, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, नो, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, डेवलप हो रही है, दोनों वर्किंग है, दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे हाउस होल्ड हो और चाहे वर्क प्लेस हो, हर जगह पे दोनों बराबर से हिस्सेदारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव एंड गुड अबाउट आवर सोसाइटी। बट बच्चों के लिए आज भी पापा का मतलब है पावर, पापा का मतलब है स्ट्रेंथ, पापा का मतलब है रोल मॉडल। आप ये बॉम्बशेल है, मतलब एक तरह का, ये माओ के दिल पे भी लग सकती है लेकिन मैं फिर भी बीइंग अ मदर भी मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों के लिए फादर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इन देयर लाइफ, बिकॉज वो उसी को देख के वो पावर सीख रहे हैं, स्ट्रेंथ सीख रहे हैं। और बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, तो वो एक फीलिंग है। आपने देखा है कि जो फिल्मी डायलॉग है और ज़हनी तौर पे भी हम अपने कॉन्वर्सेशंस में देखते हैं, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ ले या कुछ हो जाए तो हम क्या कहते हैं? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं मेरे पापा कौन है। हाँ, वो कभी ये नहीं कहेगा तू नहीं जानता मेरी माँ कौन है। राइट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उसके अंदर इनबिल्ट है कि मतलब कुछ भी होगा, व्हेन आई फॉल बैक माय फादर इज देयर टू स्टैंड। और हर फादर को अपने बच्चे को यही कहना है कि कुछ होगा तो मैं खड़ा हूँ, है ना। वो फादर उसके लिए एक दीवार है, एक छत है, एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। और फादर का जो रोल है वो जिंदगी में इतना तो होना चाहिए कि दिन में, हर दिन में कम से कम आधा घंटा बच्चे को वेरियस लाइफ स्किल्स पे बात करे, मैनरिज्म, बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल्स, और कुछ नहीं तो बैठकर सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करें, जो अभी खर्चे की हम बात कर रहे थे। राइट। हमने ये सीख लिया कि नहीं हम बच्चों से सब कुछ छुपाते रहेंगे और हम बच्चे को अपनी स्थिति नहीं बताएंगे, हम कितने भी परेशानी में हो। क्यों? आगे चलकर क्या बच्चे को अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालनी है, बिजनेस नहीं संभालना है? उसको अगर बचपन से जैसे हमने उसको लैंग्वेज सिखाया है, जैसे हमने उसको अकेडमिक सिखाया है, जैसे हमने उसको खेलना सिखाया है, जैसे हमने उसको गाना सिखाया, इतना ही जरूरी है कि हम उसे फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से ही दें जो हमने सीखी। अगर आप देखिए, पहले क्या होता था, हर फादर के पास एक स्किल होता था जब हम स्किल्ड वर्कर्स होते थे ना। अब जिनको वैसे अनस्किल्ड क्लास कहें तो, अगर जैसे कारपेंटर है तो वो अपने बच्चे को कारपेंटरी सिखाता था, पॉटर है अपने बच्चे को पॉटरी सिखाता था, फार्मर है अपने बच्चे को फार्मिंग सिखाता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अब उनके जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, दे आर नॉट लर्निंग द स्किल फ्रॉम देयर फादर, राइट। अब वो नहीं सीख रहे हैं, अब सब अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। फार्मर का बेटा फार्मिंग नहीं करता, कारपेंटर का बेटा कारपेंटरी नहीं करता, मेसन का बेटा मेसन नहीं बनना चाहता, क्योंकि सब व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब्स में आना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द फैमिली बिजनेस। तो अब आपके पास जो स्किल था वो आपने बच्चे को दिया नहीं, और दूसरे स्किल वो अच्छी तरह से एक्वायर कर नहीं पाया, राइट। तो आपने क्या करा? एक अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयबल यूथ कंट्री के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं कहूंगी, जब आपके पास, मान लीजिए आप बिल्डर हैं, मान लीजिए कि आप एजुकेटर हैं, मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं, आप जिस भी तरह के बिजनेस में हैं, जिस भी तरह के प्रोफेशन में, एटलीस्ट उतनी जानकारी इन बिट्स एंड बाइट्स बच्चे को छोटेपन से देना शुरू करें। क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, समय तो कम है हमारे पास, तो सब कुछ कब सिखाना शुरू करेंगे? और कौन सी गारंटी है हमारे पास? लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हमारे पास कौन सी गारंटी है कि ये 20 साल का हो जाएगा, जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो हम तब बैठ के सिखाएंगे? तब वो हमारी सुनेगा नहीं, क्योंकि वो 20 साल से इंतजार कर रहा है कि मुझे फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड चॉइस। राइट। बहुत सही बात आपने बोली है, और इतनी सारी बातें बताई है ना कि मुझको भी गूज़बम्स हो रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं अपनी पेरेंटिंग में, मुझे भी ज़रूरत है बहुत सारे सुधार करने की। सो थैंक यू
यू सो मच मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई ऑल्सो फील कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी रिवील हुई हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया एंड आई एम श्योर कि कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल, और बच्चों की लाइफ थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी, बिकॉज आई ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर माई चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच मैम। तो आज के पॉडकास्ट में हमने ये जाना है कि जो पेरेंट्स हैं ना, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसको कम मत समझिए। और ऐसा भी डरने की बात नहीं है, बहुत प्यार से अपने बच्चे को ट्रीट कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैम ने कहा। और इनफैक्ट मैंने भी कहा कि मुझे भी गूज़बम्स हुए, और अब मैं भी ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ अपने बच्चे के साथ में वो सारी चीज़ें, वो सारी गलतियाँ जो मैं अब तक कर रही थी उसको बिल्कुल बंद करने वाली हूँ। प्लीज़ अगर आप भी कर रहे हैं तो अभी का भी रोक दीजिए। एंड आई होप कि ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ होगा और बहुत पसंद भी आया होगा, राइट? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आप अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्या आप भी वही कर रहे हैं जो मैम कह रही थी? अगर नहीं तो भी, और अगर हाँ तो भी मुझे लिख भेजिए, हर कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि और भी जो नए पॉडकास्ट आएंगे वो आप तक पहुँचें और आप उसे देखकर बहुत सारा लाभ उठा सकें। तो चलो अभी जाती हूँ, फिर मिलूंगी जल्दी एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो। थैंक यू, राधे।